नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी भारत की आवाज़ और उसके दिमाग के। मतलब हमारे देश में प्रेस और एजुकेशन का सिस्टम कैसे बना, कैसे विकसित हुआ। चलिए आज इसी को समझते हैं। सोचिए जरा, किसी देश को उसकी आवाज कौन देता है और क्या है जो उसके दिमाग को, उसकी सोच को एक शक्ल देता है। ये सवाल सिर्फ सुनने में बड़े लगते हैं, असल में यही किसी भी देश की पहचान की नींव होते हैं। तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है कि कैसे भारत ने अपने दो सबसे मजबूत स्तंभों को खड़ा किया। एक उसका प्रेस जो उसकी आवाज बना, और दूसरा उसका एजुकेशन सिस्टम जो उसका दिमाग बना। ये सफर बहुत ही कमाल का है, तो आइए इसे और करीब से जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश राज से। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। भारत में आज जो हम मॉडर्न प्रेस और एजुकेशन देखते हैं, उसकी नींव अंग्रेज़ों ने ही रखी थी। लेकिन उनके मकसद, उनके इरादे वो बिल्कुल अलग थे। तो सबसे पहले बात करते हैं आवाज की, यानी प्रेस की। साल था 1780, जब जेम्स ऑगस्टस हिकी नाम की एक अंग्रेज ने भारत का पहला न्यूज़पेपर हिकीज बंगाल गज़ेट शुरू किया। लेकिन ये आइडिया भारतीयों को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे बहुत तेजी से अपना लिया। और बस कुछ ही सालों बाद 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने पहला भारतीय अखबार बंगाल गज़ेट शुरू कर दिया। यहीं से आप कह सकते हैं भारत की अपनी आवाज उठनी शुरू हुई। लेकिन जब बात शिक्षा की आती है तो मामला एकदम अलग था। अंग्रेजों का इरादा यहाँ कोई ज्ञान की क्रांति लाना नहीं था। नहीं, उनका मकसद तो बहुत सीधा सा था। उन्हें अपने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए क्लर्कों की एक फौज चाहिए थी, और वो चाहते थे कि ये फौज भारतीयों की ही हो, जो उनके लिए काम कर सकें। और इस इरादे को लॉर्ड मैकाले के इस मशहूर कोट से बेहतर कुछ भी नहीं बताता। उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमें एक ऐसा क्लास बनाना है जो खून और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद, अपने विचारों और अपनी सोच में पूरी तरह से अंग्रेज हो। मतलब सोचिए, इरादे कितने साफ थे। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। अंग्रेजों ने जो औजार अपने फायदे के लिए बनाए थे, भारतीयों ने उन्हीं औजारों का इस्तेमाल अपने तरीके से करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रेस और शिक्षा को समाज सुधार और राष्ट्रवाद का एक शक्तिशाली हथियार बना लिया। और ये बदलाव बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी के जरिए सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों पर हमला बोला। फिर आई 1868 में अमृत बाजार पत्रिका, जिसने राष्ट्रवादी विचारों को हवा दी। और फिर 1881 में बाल गंगाधर तिलक का केसरी, वो तो एक तूफान की तरह आया। प्रेस अब सिर्फ खबरें नहीं दे रहा था, वो लोगों में एक नई चेतना जगा रहा था। और ठीक इसी समय शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हो रहे थे। वुड्स डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, और फिर हंटर कमीशन, इन सब ने धीरे धीरे एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी। अंग्रेजों ने ये अपने लिए किया था, लेकिन इसका एक अनचाहा नतीजा भी निकला। इसने एक ऐसी पढ़ी लिखी पीढ़ी तैयार कर दी जो अब अपने हक के लिए सवाल करना और लड़ना सीख रही थी। तो अब तस्वीर साफ थी। प्रेस और शिक्षा, ये दोनों अब सिर्फ विकास के साधन नहीं रहे, ये आज़ादी की लड़ाई का मैदान बन चुके थे। और इस मैदान में अंग्रेजी हुकूमत से सीधा टकराव होना अब तय था। आप सोचिए, प्रेस अब जनता की आवाज़ बन चुका था। वो सरकार की तीखी आलोचना करता, अंग्रेज़ों के जुल्मों को बेनकाब करता और देश के कोने कोने में लोगों को एक साथ जोड़ रहा था। जाहिर सी बात है, ये सब अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में बुरी तरह चुभने लगा था, और वो चुप बैठने वालों में से नहीं थे। और फिर शुरू हुई इच्छा शक्ति की एक असली लड़ाई। एक तरफ थी ब्रिटिश सरकार, जिसने लॉर्ड लिटन के वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जैसा कड़ा कानून बनाया। इसका सीधा निशाना भारतीय भाषाओं के अखबार थे। मकसद था उन्हें चुप कराना। तो दूसरी तरफ थे हमारे राष्ट्रवादी नेता तिलक, गांधी, लाला लाजपत राय, जो केसरी, यंग इंडिया और हरिजन जैसे अखबारों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर लड़ रहे थे। ये सिर्फ कागज और स्याही की लड़ाई नहीं थी, ये विचारों की जंग थी। और देखिए, प्रेस सिर्फ लोगों की सोच ही नहीं बदल रहा था, बल्कि उन्हें एक्शन लेने के लिए भी उकसा रहा था। मिसाल के तौर पर स्वदेशी आंदोलन को ही ले लीजिए। विदेशी सामान का बहिष्कार करो, अपने देश का अपनाओ। ये संदेश घर घर तक किसने पहुंचाया? प्रेस ने। इसी ने पूरे देश को इस एक मुद्दे पर एकजुट कर दिया। और फिर आया साल 1947, आज़ादी का साल। अब जाकर भारत को मौका मिला कि वो अपनी आवाज़ और अपने दिमाग, यानी अपने प्रेस
और अपनी शिक्षा को अपने सपनों के हिसाब से नए सिरे से गढ़े। आज़ाद भारत ने जो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी काम किए उनमें से एक था संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) को शामिल करना। ये क्या है? ये है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हर नागरिक को अपनी बात कहने की आज़ादी। और यही वो कानूनी नींव बनी जिस पर आज हमारे देश का फ्री प्रेस खड़ा है। बिल्कुल इसी तरह शिक्षा के मोर्चे पर भी सोच पूरी तरह बदल गई। अब वो क्लर्क बनाने वाला पुराना मकसद खत्म हो चुका था। नया लक्ष्य था देश के लिए ऐसे नागरिक तैयार करना जो जागरूक हों, सशक्त हों और देश के भविष्य में अपना योगदान दे सकें। और इस नए लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक लंबा सफर तय किया गया। सबसे पहले 1948-49 में राधाकृष्णन कमीशन आया, जिसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे जोर दिया। फिर 1964 में कोठारी कमीशन ने एक राष्ट्रीय नीति की नींव रखी और तब से लेकर 1968, 1986 और हाल ही में 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तक लगातार कोशिशें की गईं ताकि शिक्षा को मॉडर्न बनाया जा सके और देश के हर बच्चे तक पहुंचाया जा सके। तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकला? नतीजा कमाल का है। आप सोचिए, 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो देश में सिर्फ 18% लोग साक्षर थे, सिर्फ 18%। और आज ये आंकड़ा लगभग 78% तक पहुंच गया है। यकीनन ये एक बहुत लंबा और मुश्किल सफ़र रहा है, लेकिन ये दिखाता है कि देश का दिमाग लगातार बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो प्रेस ने हमें विचारों की आज़ादी दी, सत्ता से सवाल पूछने का हौसला दिया, और शिक्षा ने हमें सोचने की, समझने की और सही गलत का फैसला करने की ताकत दी। तो अगली बार जब आप सुबह कोई अखबार उठाएं या किसी स्कूल के पास से गुजरें तो एक पल के लिए रुकिएगा और याद कीजिएगा कि आप सिर्फ एक इमारत या कागज़ नहीं देख रहे हैं, आप भारत की आवाज़ और उसके दिमाग की जीती जागती विरासत को देख रहे हैं।